एक ऐसा लड़का जिसे आर्ट कॉलेज ने 2 बार रिजेक्ट किया, जो वयाना के फुटपाथों पर अपनी पेंटिंग्स बेचकर गुजारा करता था, आखिर वो दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर कैसे बन गया? एक ऐसा शख्स जिसने तारीख की सबसे बड़ी जंग छेड़ी, एडोल्फ हिटलर। क्या हिटलर वाकई एक जीनियस मिलिट्री लीडर था या सिर्फ एक पागल डिक्टेटर जिसने पूरे यूरोप को मिट्टी में मिला दिया? लेकिन एक मिनट, एक बर्बाद हो चुके मुल्क को सिर्फ चंद साल में सुपर पावर बना देना, चुपके से 13 मिलियन की फौज खड़ी कर देना और दुनिया की सबसे हाई टेक आर्मी बनाना, क्या ये किसी पागल का काम हो सकता है? सवाल ये है कि आखिर क्या थे हिटलर के असल अज़ाइम और क्यों यूरोपीय मुल्क उसके नाम से कांपते थे? और कहते हैं कि जर्मनी ये जंग कभी हारता ही नहीं अगर अपनों ने ही पीठ पर खंजर ना घोंपा होता। तो चलिए आज जानते हैं जर्मन लीडर एडोल्फ हिटलर की असल कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के शहर ब्रुनो से, जहां एक कस्टम ऑफिसर एलोइस हिटलर के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम एडोल्फ रखा गया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हिटलर पैदाइशी तौर पर जर्मन नहीं बल्कि पक्का ऑस्ट्रियन था। हिटलर का बाप उस पर बहुत जुल्म करता था और हमेशा उसे टोकता रहता था, जिसका असर हिटलर की पढ़ाई पर भी पड़ा। उसने 16 साल की उम्र में ही बिना किसी डिग्री के स्कूल छोड़ दिया। हिटलर पेंटिंग में बहुत अच्छा था और उसका ख्वाब एक बड़ा आर्टिस्ट बनने का था, लेकिन उसके बाप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। बाप की मौत के बाद हिटलर ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वयाना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। मजबूरन हिटलर को वयाना के फुटपाथों पर अपनी पेंटिंग्स बेचकर गुजारा करना पड़ा। वहां एक डीलर उससे बहुत सस्ते दामों पेंटिंग्स खरीदता और वयाना के अमीर लोगों को महंगे दामों बेच देता। इसी दौरान हिटलर अपनी मां के पास वापस आ गया, जिन्हें कैंसर हो गया था, और शदीद तकलीफ के बाद 1907 में उनका इंतकाल हो गया। 18 साल की उम्र में मां को खो देना हिटलर के लिए एक गहरा सदमा था, क्योंकि अपनी दुख भरी जिंदगी में वो अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करता था। कॉलेज से रिजेक्शन और मां की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। मां के इंतकाल के बाद हिटलर ने एक नई शुरुआत के लिए जर्मनी जाने का फैसला किया। वहां भी वो पेंटिंग्स बेचकर और छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करता था। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई। ये जंग तब छिड़ी जब ऑस्ट्रिया के शहजादे फ्रांज फर्डिनेंड को एक सर्बियन नौजवान ने कत्ल कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने जंग से बचने के लिए ऐसी सख्त शर्तें रखी जिनका मतलब सर्बिया का नामो निशान मिटाना था। पहली शर्त यह थी कि सर्बिया पूरी तरह ऑस्ट्रिया के सामने सरेंडर कर दे। सर्बिया ने इनकार कर दिया और अपने पुराने दोस्त रूस से मदद मांगी। इस पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जब रूस ने अपने दोस्त सर्बिया को बचाने के लिए ऑस्ट्रिया पर हमला किया, तो जर्मनी भी ऑस्ट्रिया और हंगरी का इंटरनेशनल पार्टनर होने के नाते रूस और सर्बिया के खिलाफ जंग में कूद गया। देखते ही देखते ये मामला एक आलमी तनाज़े में बदल गया। उस वक्त हिटलर म्यूनिख में रह रहा था। उसका मानना था कि जर्मन और ऑस्ट्रियन लोग एक ही हैं और तमाम जर्मन बोलने वालों को एक ही झंडे के नीचे जमा होना चाहिए। इसलिए उसने जर्मन और ऑस्ट्रियन फौज में कोई फ़र्क नहीं समझा और जर्मन आर्मी में भर्ती हो गया। यहाँ से ऑस्ट्रियन हिटलर एक मुखलिस जर्मन फौजी बन गया। उसे फौज में एक मैसेंजर का काम मिला। उसका काम खंदकों और बमबारी के बीच एक कमांडर से ऑर्डर लेकर फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फौजियों तक पहुँचाना था। ये उस जंग की सबसे खतरनाक जॉब थी। यहाँ तक कि पहली जंग अजीम में एक मैसेंजर की एवरेज लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते मानी जाती थी, लेकिन हिटलर पूरे 4 साल तक जिंदा बचा रहा, जो दिखाता है कि वो कितना स्मार्ट और बहादुर फौजी था। इसी दौरान फ्रांस ने भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो रूस का पार्टनर था। जर्मनी ने नीदरलैंड्स और बेल्जियम पर कब्जा करने के बाद फ्रांस पर धावा बोल दिया। चूंकि नीदरलैंड्स और बेल्जियम बरतानिया के इत्तेहादी थे, इसलिए बरतानिया ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब एक तरफ इत्तेहादी ताकतें थीं, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, सर्बिया, रूस और बाद में इटली, यूनान, पुर्तगाल, रोमानिया और अमेरिका शामिल हुए।
दूसरी तरफ मरकजी ताकतें थीं जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बाद में सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया शामिल हुए। खैर, तो जंग शुरू होते ही जर्मन फौज एक तूफान की तरह बढ़ी। जो भी रास्ते में आया उसे उड़ा कर रख दिया। उन्होंने डच और बेल्जियन फौज को बुरी तरह कुचल दिया और फ्रांस में कत्लो गारत मचा दी। जर्मन फौज ने फ्रांस के 1/3 हिस्से पर कब्जा करके तकरीबन 10 लाख फ्रांसीसी फौजियों को मार दिया और वो कैपिटल पेरिस से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर थे। दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया ने मिलकर रूस को तबाह कर दिया और लगभग 80 लाख रूसी फौजियों को हलाक कर दिया। रूसी फौज पूरी तरह हार गई। वहां बाल्शेविक इनकलाब आया और रूस को इस जंग से पीछे हटना पड़ा। रूस ने जर्मनी के हक में अपनी बहुत बड़ी जमीन छोड़ दी ताकि जर्मनी उन पर हथियार उठाना बंद कर दे। ईस्टर्न फ्रंट को साफ करने के बाद जर्मनों ने अपना पूरा ध्यान वेस्टर्न फ्रंट पर लगा दिया और वहां अपने 10 लाख फौजी भेज दिए ताकि फाइनल हमला किया जा सके। तब जाकर बरतानिया और उसके इत्तेहादियों को ये एहसास हुआ कि जर्मनी सबको निकल जाएगा और अब जर्मनी को हराने का एक ही तरीका बचा है और वो ये है कि उसे अंदर से तबाह किया जाए। और वो अपनी इस चाल में कामयाब भी हो गए। उन्होंने जर्मनी के पीठ में पीछे से खंजर घोंपा। ये वो लोग थे जो 1917 से जर्मन ज़मीन पर रह रहे थे, जिन्हें बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने वादा किया था कि अगर उन्होंने जर्मनी को हराने में इत्तेहादियों की मदद की तो वो उनके लिए एक अलग मुल्क बना देंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने अंदर ही अंदर जर्मनी को इतना कमज़ोर कैसे किया कि पूरी जंग का पासा ही पलट गया। यही वो राज है जो आज हम फाश करने वाले हैं। उन लोगों का जर्मनी के मीडिया और इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल था। उन्होंने अपने अखबारों में ये झूठी खबरें देना शुरू कर दी थी कि जर्मन आर्मी हार चुकी है और फौजी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। यही नहीं, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों के ये जो मालिकान इनमें से थे, उन्होंने जर्मन फौज को हथियार और सप्लाई देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि मुल्क तबाही के दहाने पर है, इसलिए फौज को सरेंडर कर देना चाहिए। जबकि सच तो ये था कि जर्मन फौज मैदान जंग में पूरी तरह हावी थी। लेकिन इस बहुत बड़ी गद्दारी का नतीजा ये हुआ कि जर्मन अवाम और आर्मी का मोराल डाउन हो गया। फौज के पास गोला बारूद और राशन खत्म हो गया और हर तरफ जर्मनी की हार का झूठा प्रोपेगेंडा फैल गया। मजबूरन जर्मनी को फ्रांस पर अपना हमला रोकना पड़ा। इत्तेहादियों ने फ्रांसीसी फ्रंट पर जर्मनी की इस कमजोरी का फायदा उठाया और 8 अगस्त 1918 को एक जबरदस्त फंडिंग के साथ जवाबी हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जर्मन आर्मी हार गई और उसकी अब तक की सारी जीत मट्टी में मिल गई। हिटलर ने इसका जिक्र अपनी किताब माइन काम्फ यानी माय स्ट्रगल में करते हुए लिखा। वो बहादुर जर्मन फौजी उस फ्रांसीसी फौज के सामने बिल्कुल बेबस हो गया जो मैदान जंग में उसके सामने टिकने के लायक भी नहीं था। जंग के दौरान एलाइज ने जर्मनों के खिलाफ बैंड केमिकल गैसों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हिटलर बुरी तरह जख्मी हुआ और कुछ वक्त के लिए अंधा भी हो गया। लेकिन रेड क्रॉस ने उसकी जान बचाई और इलाज के लिए जर्मनी ले आई। इसी दौरान इत्तेहादी फौज ने आगे बढ़कर हिटलर की पूरी रेजिमेंट को कैदी बना लिया। अगर हिटलर जख्मी ना हुआ होता और रेड क्रॉस उसे ना ले जाती तो फ्रांसीसी फौज हिटलर को उसके बाकी साथियों के साथ वहीं गोली मार देती। हिटलर ने अपनी किताब में लिखा, अगर ये गद्दार ना होते तो जर्मन आर्मी जीत जाती और हमारे 10 लाख जर्मन फौजियों की कुर्बानी बेकार ना जाती। वो हीरो खंदकों में इन गद्दारों के लिए लड़ते हुए मर गए जो जिंदा रहने के लायक भी नहीं थे। पहली जंग अजीम में जब जर्मनी और उसके पार्टनर्स हार गए तो जीतने वाले मुल्कों के लिए जर्मनी एक आसान शिकार बन गया। उन्होंने जंग की पूरी बदनामी जर्मनी के सर थोप दी और उस पर इंतहाई जिल्लत आमेज शर्तें आयद कर दी। जर्मनी के टुकड़े कर दिए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के साथ किया था। जर्मन आर्मी को खत्म कर दिया गया, फौजियों को निकाल दिया गया और सिर्फ 1 लाख फौजियों की एक मामूली सी फोर्स छोड़ दी गई जिनके पास सिर्फ बंदूकें थीं ताकि वो बस बॉर्डर और लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकें। जर्मनी पर टैंक और फाइटर प्लेन बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। जर्मन आर्मी अब सिर्फ नाम की रह गई थी जिसकी कोई औकात नहीं थी। हिटलर भी इसी लाचार फौज का हिस्सा था और अपनी आंखों के सामने अपने मुल्क को बर्बाद होते देखकर खून के आंसू रो रहा था। जर्मनी को मजीद जलील करने के लिए इत्तेहादियों ने पोलैंड को जर्मन जमीन के बीचों बीच एक रास्ता दे दिया ताकि वो बाल्टिक समंदर तक पहुंच सके। उसकी वजह से जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया।
जिसे दानज़िग कॉरिडोर कहा जाता है। और ये पक्का करने के लिए कि जर्मनी इन जालिमाना शर्तों को माने, इत्तेहादियों ने वहां एक पपेट और करप्ट हुकूमत बिठा दी, जिसने बिना किसी एतराज के इनकी हर बात मान ली। बात सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और मिलिट्री बॉर्डर्स तक नहीं रुकी, बल्कि जर्मनी पर इत्तेहादी मुल्कों का अरबों डॉलर का कर्जा लाद दिया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत जर्मनी को हर्जाने के तौर पर इतनी बड़ी रकम चुकानी थी जो उसकी कमज़ोर इकोनॉमी के बस से बाहर थी। इस तबाही के बीच इत्तेहादियों ने जर्मनी में कल्चरल और मॉरल गिरावट के लिए भी पूरा रास्ता खोल दिया। जर्मनी में ड्रग्स और अडल्ट कल्चर आम हो गया, अखलाकियात का जनाजा निकल गया और अयाशी के अड्डे खुल गए। ये सब उस जवाल की निशानी थी जहां जर्मनी पहुंच चुका था। इन करप्ट लीडर्स ने ब्रिटिश और अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम किया और उस जर्मनी को अंदर से खोखला कर दिया जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। हिटलर ये सब कुछ देख रहा था और अंदर ही अंदर जल रहा था। अब जर्मन हुकूमत के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो खुद को बैंकरप्ट करार दे दे या फिर इस नामुमकिन कर्जे को चुकाने की कोशिश करे। हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की और पागलों की तरह अंधाधुंध करेंसी नोट छापने शुरू कर दिए। फिर क्या था, एक खौफनाक मुआशी तबाही आ गई। इन्फ्लेशन उस लेवल पर पहुंच गई कि जर्मन करेंसी मार्क रद्दी का टुकड़ा बन गई, इकोनॉमी क्रैश कर गई और लोगों की जीने की उम्मीदें खत्म हो गईं। जर्मनी की 30% से ज्यादा आबादी भूख और गरीबी का शिकार हो गई। बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई और महंगाई का ये आलम था कि एक रोटी 1 मिलियन जर्मन मार्क की हो चुकी थी। जर्मनी का ये भयानक माशी बहरान तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मुल्क में अफरा तफरी और बर्बादी का एक लंबा दौर शुरू हो गया। उस वक्त हिटलर के पास ना तो कोई घर था और ना जिंदगी का कोई मकसद। वो 1919 तक पुराने फौजियों के ग्रुप के साथ ही इधर उधर वक्त काटता रहा, लेकिन यही साल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हिटलर को नेशनल डिफेंस फोर्सेस ने एक जासूस बनाकर भेजा ताकि वो नई उभरती हुई सियासी पार्टियों में घुसकर उनके प्लान्स का पता लगाए। उसे जिस पार्टी पर नजर रखने का टास्क मिला वो थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। ये पार्टी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के खिलाफ थी और उसके मेंबर्स का मानना था कि जर्मनी को पहली जंग अजीम में हराने के पीछे एक खास कम्युनिटी का हाथ था। अब यहाँ एक अजीब मोड़ आया। हिटलर उन पर नजर रखने गया था, लेकिन वो खुद उस पार्टी के आइडियाज का फैन हो गया और उसने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। यही नहीं, उसने पार्टी के लिए धुआंधार तकरीरें करना भी शुरू कर दी। इस वजह से 1920 में इसे मिलिट्री सर्विस से निकाल दिया गया, लेकिन बहुत जल्द वो अपनी कड़क तकारीर की वजह से नाजी पार्टी का सबसे पॉपुलर चेहरा बन गया। उस पार्टी का हेडक्वार्टर म्यूनिख शहर में था, जो जर्मन कौम परस्ती का गढ़ माना जाता था। देखते ही देखते कई आर्मी ऑफिसर्स भी उस पार्टी में शामिल हो गए, जिससे नाजियों को एक मिलिट्री पावर मिल गई। हिटलर की जबरदस्त प्लानिंग और जोशीले भाषणों की बदौलत उसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि उसे पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। जर्मनी के बिगड़ते हालात देखकर 1923 में हिटलर की पार्टी ने म्यूनिख और बावेरिया की हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की, लेकिन यह प्लान फेल हो गया और हिटलर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इसे 9 महीने की जेल काटनी पड़ी। जब वो बाहर आया तो जर्मनी की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी पुरसुकून हो चुकी थी और इकोनॉमी भी हल्की फुल्की ट्रैक पर आ रही थी, जिसकी वजह से हिटलर के लिए लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़काना मुश्किल हो गया। हालांकि उस नाकाम इनकलाब की वजह से पूरे मुल्क में हिटलर का नाम जरूर हो गया था। फिर आया साल 1930, जब जर्मनी एक बार फिर बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया। हिटलर की पार्टी ने इलेक्शन में कई बार किस्मत आजमाई, लेकिन शुरू में कामयाबी नहीं मिली। बिलाखिर 1933 में उनका तगड़ा कमबैक हुआ। हिटलर ने जर्मनी के बड़े बड़े बिजनेसमैनों और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ डील की और जर्मन आवाम को यकीन दिलाया कि वो उन्हें इस आलमी मुआशी मंदी और मुआहदा वर्साई की जिल्लत से निजात दिलाएगा। नाजियों के इस बढ़ते दबाव को देखकर जर्मन सदर ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर कर दिया। 1934 में जब जर्मनी के सदर का इंतकाल हुआ तो आर्मी चीफ ने सदर और चांसलर के ओहदों को एक कर दिया। एक नया कानून इनेबलिंग एक्ट पास किया गया, जिसने हिटलर को अनलिमिटेड पावर्स दे दी।
अब हिटलर जर्मनी का सुप्रीम लीडर यानी डिक्टेटर बन चुका था। उसने जर्मनी को वन पार्टी स्टेट बना दिया, बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बैन कर दिया, मीडिया और एजुकेशन पर अपना फुल कंट्रोल कर लिया और पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगा दी। उसने अपने तमाम मुखालिफिन को कुचल कर रख दिया। जर्मनी की लाचारी का दौर खत्म हो चुका था और अब हिटलर राज शुरू हो चुका था। इक़्तिदार में आते ही हिटलर ने जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह बदल दिया। उसने चीन से नाता तोड़कर जापान के साथ एक्सेस पैक्ट साइन किया और इटली के साथ हाथ मिला लिया। उसके बाद हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारने के लिए दिन रात एक कर दिए। उसने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियां और वर्ल्ड क्लास हाईवेज बनवाए, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और जर्मनी में बेरोजगारी सीधी जीरो पर आ गई। देखते ही देखते जर्मनी की इकोनॉमी रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगी। लेकिन हिटलर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उसका टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट। मुआहदा वर्साई के तहत जर्मनी पर हैवी वेपन्स, टैंक्स, फाइटर प्लेन्स या सबमरीन बनाने पर सख्त पाबंदी थी। हिटलर ने इस ट्रीटी की धज्जियां उड़ाते हुए जर्मनी के टॉप साइंसदानों और इंजीनियरों को एक खुफिया जगह पर इकट्ठा किया और उन्हें ऐसे टैंक और तैयारे बनाने का ऑर्डर दिया जो इत्तेहादियों को धूल चटा सकें। उसने उस पर पानी की तरह पैसा बहाया और दुनिया के बेहतरीन हथियार तैयार करवाए। जर्मनी के अंदर खुफिया फैक्ट्रियों में दिन रात हथियार बन रहे थे और उधर वेस्टर्न कंट्रीज यानी बर्तानिया और फ्रांस गहरी नींद सो रहे थे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि जर्मन मॉन्स्टर जाग चुका है। उस वक्त इत्तेहादियों ने मुआहदे के तहत जर्मन फौज को फ्रांस के बॉर्डर वाले इलाके यानी मगरबी जर्मनी में दाखिल होने से रोक रखा था। 1935 में हिटलर ने इस पाबंदी को ठोकर मार दी और इत्तेहादियों की वार्निंग को इग्नोर करते हुए अपनी फौज मगरबी जर्मनी में घुसा दी। उसने सीना ठोक कर कहा, ये जर्मनी की जमीन है और मैं अपनी फौज जहां चाहूं वहां रखूंगा। उसने साफ कह दिया कि वो भी दूसरे मुल्कों की तरह अपनी एयरफोर्स बनाएगा और मुआहदा वर्साई को पूरी तरह खत्म करके रहेगा। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इत्तेहादियों ने डर के मारे उसकी ये शर्तें मान ली, क्योंकि फ्रांस उस वक्त जर्मनी से एक नई जंग लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जैसे ही इत्तेहादियों ने मुआहदा वर्साई को कैंसिल करने की हामी भरी, हिटलर ने उसी वक्त अपनी ऑफिशियल एयरफोर्स और टैंक फोर्स का ऐलान कर दिया। इत्तेहादियों के तो तोते उड़ गए जब उन्हें पता चला कि जर्मनी के पास पहले से ही 20,000 पायलट और 4,000 फाइटर प्लेन तैयार खड़े हैं। इसका मतलब ये था कि हिटलर ये गेम पिछले कई साल से खेल रहा था और इत्तेहादी मुल्क बेखबर सो रहे थे। इधर इन इक़दामात के बाद जर्मनी में हिटलर की पॉपुलैरिटी आसमान को छूने लगी और हिटलर को पूरा यकीन हो चुका था कि पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा है और जर्मन अवाम उसके इशारों पर जान देने को तैयार है। जब हिटलर को अपनी मिलिट्री पावर पर पूरा भरोसा हो गया तो उसने ग्लोबल लेवल पर अपने अलायंस बनाना शुरू किए। 1938 में उसने जापान के साथ हाथ मिलाया और चीन के इलाके मंचूरिया पर जापान के कंट्रोल को तस्लीम कर लिया। साथ ही उसने इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी के साथ भी डील कर ली ताकि जर्मनी का साउथ बॉर्डर पूरी तरह सेफ हो जाए। इसके बाद हिटलर ने ऐलान किया कि ऑस्ट्रिया कोई अलग मुल्क नहीं बल्कि जर्मनी का ही हिस्सा है, क्योंकि वहाँ के लोग भी जर्मन बोलते हैं। उसने तमाम जर्मन बोलने वालों को एक झंडे तले लाने की बात की। इत्तेहादी मुल्कों ने उस पर एतराज़ किया तो हिटलर ने गेम खेलते हुए कहा कि वो ऑस्ट्रिया पर कब्जा नहीं करना चाहता, बस अपने जर्मन भाइयों को एक करना चाहता है। ये सुनकर इत्तेहादियों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर का अगला टारगेट हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड होंगे। और हुआ भी यही। अभी ऑस्ट्रिया का मामला सेट ही हुआ था कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया के इलाके सुदेटेनलैंड में घुस गया और देखते ही देखते पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। यहाँ इत्तेहादी मुल्कों की बेबसी साफ नजर आई। उन्होंने हिटलर के सामने घुटने टेकते हुए कहा, ठीक है, तुम ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया रख लो, बस अब किसी नए मुल्क पर हमला मत करना। वो असल में एक नई वर्ल्ड वॉर से बुरी तरह डर रहे थे, क्योंकि पहली जंग में जर्मनी पर उनकी जीत सिर्फ गद्दारियों की वजह से हुई थी, अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं। हिटलर ने इत्तेहादियों की इस कमज़ोर वार्निंग को घास तक नहीं डाली और पोलैंड पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अब ईस्ट में जर्मनी के सामने सिर्फ एक ही बड़ी ताकत थी, सोवियत यूनियन।
हिटलर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजकर रूस के साथ 1939 में एक तारीखी खुफिया मुआहदा मोलोटोव-रिबेनट्रोप पैक्ट साइन कर लिया। इस 10 साला मुआहदे के तहत ये तय हुआ कि सोवियत यूनियन बाल्टिक मुल्कों और ईस्ट पोलैंड पर कब्जा करेगा, जबकि वेस्ट पोलैंड और बाकी का पूरा वेस्टर्न यूरोप जर्मनी के हवाले होगा। रूसी लीडर स्टालिन ने सोचा कि चलो इस डील से जर्मनी का खतरा टल जाएगा और उससे अपनी फौज मजबूत करने का वक्त मिल जाएगा। अब पोलैंड पर हमला करने के लिए हिटलर ने एक बहुत ही शातिराना और गहरी चाल चली ताकि दुनिया जर्मनी को कसूरवार ना ठहराए। सितंबर 1939 में जर्मन फौज ने अपने कुछ पॉलिटिकल कैदियों को पोलैंड की आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई और उन्हें बॉर्डर पर मौजूद जर्मन चौकियों पर हमला करने का ड्रामा करने को कहा। फिर जर्मनों ने उन्हें वही गोली मार दी और पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट दिया कि पोलैंड ने जर्मनी पर हमला कर दिया है, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। फिर क्या था? हिटलर ने बदले के नाम पर 30 लाख फौजी, 4000 टैंक और 3000 फाइटर प्लेन बॉर्डर पर खड़े कर दिए। यकम सितंबर 1939 को जर्मन फौज पोलैंड में घुस गई और उसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑफिशियल आगाज हो गया। हिटलर ने सोचा था कि ये जंग महीनों चलेगी, लेकिन जर्मनी की हाई टेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और अंधाधुन स्पीड के सामने पोलैंड चंद दिनों में ढेर हो गया। सोवियत यूनियन से डील के मुताबिक 17 सितंबर 1939 को सोवियत यूनियन भी ईस्ट की तरफ से पोलैंड में घुस गया। इस जंग में जर्मनी की पपेट स्टेट स्लोवाकिया ने भी अपने हजारों फौजी पोलैंड के बॉर्डर पर भेजकर जर्मनी का पूरा साथ दिया ताकि वो भी पोलैंड का कुछ हिस्सा हड़प कर सके। स्लोवाकिया के तकरीबन 50,000 एक्टिव और 1,60,000 रिजर्व फौजियों ने पोलैंड के अंदर तक चढ़ाई कर दी। सिर्फ चंद हफ्तों में पोलैंड का चैप्टर क्लोज हो गया। जर्मनी ने दानज़िग कॉरिडोर पर दोबारा अपना फुल कंट्रोल कर लिया। मुआहदे के तहत पोलैंड के 3 टुकड़े हुए, 1/3 हिस्सा रूस को मिला, 2/3 जर्मनी को और कुछ सरहदी इलाके स्लोवाकिया को दे दिए गए। 6 अक्टूबर 1939 तक पोलैंड का नाम और निशान मिट चुका था। पोलैंड की इस अचानक बर्बादी के बाद ब्रिटिश और फ्रेंच हुकूमतों की हंगामी मीटिंग हुई और उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि हिटलर अब पूरे यूरोप को निगलने वाला है। बरतानिया और फ्रांस का ख्याल था कि जब तक जर्मन आर्मी पोलैंड में मसरूफ है, वो जर्मनी के वेस्ट बॉर्डर पर कब्जा कर लेंगे। उनका अंदाज़ा था कि पोलैंड कम से कम 6 महीने तो टिकेगा ही, लेकिन भाई यहाँ तो हिटलर ने सिर्फ 20 दिन में पोलैंड को चित कर दिया। सबसे बड़ा झटका इत्तेहादियों को तब लगा जब उन्हें पता चला कि हिटलर ने फ्रांस के बॉर्डर पर पहले से ही अपनी 50 रेजिमेंट यानी तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। तब जाकर इत्तेहादियों को समझ आई कि ये 1939 का जर्मनी पहली जंग अजीम वाले जर्मनी से कहीं ज़्यादा खतरनाक और एग्रेसिव है। दूसरी तरफ फ्रांस की आर्मी का हाल बुरा था। उसमें ज़्यादातर ऐसे ना तजर्बाकार वॉलंटियर्स थे जिन्हें ठीक से हथियार चलाना भी नहीं आता था और उन बेचारों से उम्मीद की जा रही थी कि वो दुनिया की सबसे ट्रेंड और मॉडर्न जर्मन फौज को रोकेंगे। पूरे यूरोप में खतरे का सायरन बज चुका था और हिटलर का तूफान सब कुछ तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ? किस तरह इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया? जर्मनी को दूसरी वर्ल्ड वॉर में शिकस्त किसकी वजह से हुई? हिटलर का क्या अंजाम हुआ? ये सब हम जानेंगे जल्द इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 में। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि हिटलर और वर्ल्ड वॉर्स के बारे में आपकी क्या राय है।